नमस्कार दोस्तों। पहले वीडियो का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है मेंटल एबिलिटी के लिए, तो मैं अगला वीडियो लेके आ गया हूं और आपने कमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स हमको बताए थे कि इन टॉपिक्स पे आप वीडियो बनाइए। मेंटल एबिलिटी जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है बीएचयू एग्रीकल्चर के लिए, बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है अगर तो आप देने जा रहे हैं तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो मैं अभी डिस्कस करूँगा वो है टाइम एंड वर्क, और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करके और उनका आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम में क्विज़ जो होता है उसको भी जाके अटेंड कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। और ये मिशन 2020 के अंतर्गत ये हमारा मेंटलिटी का दूसरा वीडियो है, और एग्रीकल्चर और बाकी केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी के वीडियो अपलोड हो रहे हैं रेगुलर। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इतने, जैसे कि आपको नंबर ऑफ़ पीपल दे दिया, नंबर ऑफ़ मैन दे दिया, इतने लोग इतने दिन में एक पर डे इतने घंटे काम करके इतना वर्क करते हैं, तो फिर मतलब कि एक दूसरा कंडीशन आपके पास रख दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चन आ भी चुका है बीएचयू में। उसमें इसका डायरेक्ट फार्मूला है, उसको आप यूज़ कर पाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे हम यहाँ पे अभी एज्यूम करके चल रहे हैं, जैसे m इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ मैन, d इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ डेज कितने दिन हैं, और h नंबर ऑफ़ आवर्स पर डे एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है व्यक्ति, और w इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क। इफ़ m1 मैन कैन डू w1 वर्क इन d1 डेज वर्किंग h1 आवर्स, ये आप पढ़ सकते हैं। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया। तो डायरेक्ट फार्मूला आप ये यूज़ कर सकते हैं, m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 d2 h2 अपॉन w2। ये आपको पता ही है कि m1 क्या है कि एक साइड जो पहले जैसे आपको दिया गया है कि 5 लोग मिलकर इतने दिन में काम ख़त्म करते हैं और एक दिन में इतने घंटे काम करते हैं, तो वो आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में जैसे आपको कोई भी चीज़ पूछा जा सकता है कि तो नंबर कितने दिन में इतने लोग काम करेंगे, जो d2 h2 जो भी आपको निकालना है वो आप देख सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि d क्या है, h क्या है और m क्या है। तो इस फार्मूला का यूज करके आप डायरेक्टली और आप आंसर निकाल सकते हैं। यदि a एक काम n दिनों में पूर्ण करता है तो a का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/n, 1/n। ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। ये बेसिक फार्मूला है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अभी दूंगा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें है आपको बता देते हैं, a एंड b कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन अ डे इन a days एंड b days रेस्पेक्टिवली। a दिन में काम पूरा करता है और b जो है वो स्मॉल b डेज में, जो आपको ऐसे बताया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, b डेज में रेस्पेक्टली काम करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, वो नॉर्मल से जैसे इस 1/a प्लस 1/b, और तो ये आपका आ जाएगा ab अपॉन a प्लस बी। ये डायरेक्टली आप उसमें पुट कर सकते हैं, ab अपॉन a प्लस बी, दे विल कंप्लीट द वर्क इन ab अपॉन a प्लस बी डे। डायरेक्टली उसमें पुट कर सकते हैं। जैसे ये पाइप वाले में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि a इतने मिनट में टंकी को भरता है या फिल करता है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, 1/a प्लस 1/b यूज़ कर सकते हैं आप। तो उस पर से 1 मिनट का आ जाएगा, उसका अपोजिट कर देंगे तो टोटल आपका टाइम आ जाएगा। 1 डे के लिए ये आप नीचे जो बॉक्स में फार्मूला देख रहे हैं, 1 डे इक्वल्स टू a प्लस बी, जैसे इसका अपोजिट है जो ऊपर है। तो डायरेक्टली आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ab अपॉन a प्लस बी, दोनों मिलकर उतना ही दिन में काम कंप्लीट करेंगे। अभी इस पर एक और नया कॉन्सेप्ट है, इफ़ a इज़ x टाइम्स एज गुड एज वर्कमैन एज b। a जो है आपको पूछा जा सकता है कि b से 3 गुना अधिक काम करता है, तो फिर इसमें आपको क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि रेशियो ऑफ वर्क डन बाय a एंड b। इसमें आपका डायरेक्टली रेशियो हो जाएगा, जो x टाइम्स है तो x:1। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ द टाइम टेकन। जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे, 1:x जो हो जाएगा आपका, ये टाइम टेकन का रेशियो हो जाएगा, और रेशियो ऑफ वर्क डन हो जाएगा x:1, जिसमें आपको दिया रहता है कि a 5 गुना b से अधिक काम करता है, या फिर उसका अपोजिट भी जो भी आपको पूछा जाए, तो ये आप डायरेक्टली इसमें रेशियो बता सकते हैं। ये एक तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। डी कॉन्सेप्ट अभी मैं जो बता रहे हैं डायरेक्टली, जिसमें आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं वो बता रहा हूँ मैं। गिवन a takes a days to do work and b takes b days to do the same work. Now a and b started the work but a leaves in n days before the completion of the work. आपको इजी वे में बता देते हैं कि जैसे a दिन में, स्मॉल a दिन में पूरा काम करता है, और वही काम b स्मॉल b डेज में आपका
काम कंप्लीट करता है। अब ए और बी दोनों मिलकर काम जब चालू करते हैं तो ए जो है वो आपको n दिन पहले, n डेज़ जो भी आपका डेज़ होगा उतने दिन पहले काम के कंप्लीट होने के पहले वो काम को छोड़कर चला जाता है। तो फिर टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन वो कैसे निकालेंगे आप डायरेक्टली इसमें b मल्टीप्लाइड बाय n प्लस a, ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, अपॉन a प्लस b, ये डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। सो ये अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो टाइम एंड वर्क से जो जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, इफ़ ए अलोन कैन डू एक्स डे। सो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई एक आपका काम है तो उसमें, तो यहाँ पर आपका ये एक्चुअली है कि जैसे एक कोई काम है जिसमें आपको एक अमाउंट ऑफ मनी रखा गया है, इस कि इतना पैसा है उस काम को करने के लिए, और ए अकेला उसको एक दिन में एक्स दिन में काम कंप्लीट करता है, बी वाई डेज़ में और सी एक्स डेज़ में, ठीक है, सी जेड डेज़ में। तो आप उसमें अब उसका शेयर निकालना है कि रेशियो ऑफ देयर शेयर इन टोटल मनी, उनका क्या हिस्सा होगा। सो 1:x 1/x इज़ टू 1/y इज़ टू 1/z, ये इनका रेशियो ऑफ द शेयर, उनके शेयर का, उनके हिस्सा का अनुपात होगा। ए का शेयर आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं कि ए कितना अमाउंट प्राप्त करेगा। सो वो x अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड जो आपका रेशियो है वो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, और जो अमाउंट इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर x का जो खुद का वो पार्ट रहेगा। सो ये एक क्वेश्चन, इससे कॉन्सेप्ट ये हो सकता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियरली देख लीजिएगा ब्राइटनेस ज़्यादा करके। तो ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली, वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क इन। सो इसमें डायरेक्टली वही सिंपल क्वेश्चन है, 1 आपको 24 प्लस 1/6 प्लस 1/12 जो है वो एक दिन का काम हो जाएगा इनका, तो वो फ्रैक्शन में आएगा 7/24, उसका अपोजिट कर देंगे आपको तो वो पूरा आपको कंप्लीट जो वर्क होगा कितने डेज़ में कंप्लीट होगा वो आपको आ जाएगा 24/7। सो ये एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था 2014 के एग्ज़ाम में, उसका डायरेक्ट फार्मूला जो मैं अभी बताया था शुरू में, तो उसको आप कैसे यूज करके, जैसे 5 men वर्किंग फॉर 6 hours a day कैन रीप अ फील्ड इन 20 days, देन इन हाउ मैनी डेज विल द 15 men रीप द फील्ड, द आवर्स ऑफ द डे मे बी टेकन एज 8 hours। तो आपको क्या है कि 5 आदमी हैं, वो 6 घंटे पर डे काम करते हैं और 20 दिन में वो खेत का मतलब कटाई कर सकते हैं। तो फिर आपको पूछा गया कि 15 आदमी उसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे उस काम को, यदि वो 8 घंटे पर डे ये आपका काम करते हैं। सो वही M1 D1 H1, यहाँ पे W1 का कोई अभी रोल नहीं है, अब M1 D1 H1 इक्वल्स टू कर सकते हैं, W1 W2 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली आपका ये आ जाएगा 5 डेज़, आप पूरा उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया। अभी एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन जो है मैं अभी इसका सॉल्व नहीं किया हूँ, ये आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा, सॉरी, आप क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने किया है, तो आप डायरेक्टली पहले क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता सकते हैं, फिर 6, फिर 5, 4 ऐसे करके बता सकते हैं। सो ये है, ए कैन डू अ वर्क इन 15 days एंड बी इन 20 days, इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 days, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज़ लेफ्ट। आपके पास कितना काम बचा हुआ होगा, उसका कितना भाग बचा हुआ है वो आपको बताना है। ऑप्शन है 1/4, 1/10, 7/15 और 8/15। ये आपके ऑप्शंस हैं, ये आप सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट इज़, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 hours, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 hours, वाइल ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 hours। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू दिस। सो ये आपको दिया गया है कि ए और बी इतने घंटे में काम करते हैं, मतलब दोनों मिलके, तो लास्ट में आपको यही पूछा गया है कि बी अकेला उसको कितने घंटे में कंप्लीट करेगा। इसके ऑप्शंस आपके पास 8 hours, 10 hours, 12 hours और 24 hours। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी एक वो M1 D1 वाला जो था वो भी, जो भी मैंने आपको बताए हैं सब आप देख सकते हैं उसमें। सो नेक्स्ट टॉपिक अब मैं शुरू करूँगा, डायरेक्शन
इसका भी आप लोगों ने कई बार कमेंट में बोला है कि अब डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स बताइए। तो डायरेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट जो ये देख लीजिए, मेनली आपके पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फिर आपको उसमें डायगोनल जब इसमें कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा टोटल ये 8 आपके पास हो जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। याद रखिएगा कि नॉर्थ और साउथ से ही हमको लेना है, या तो नॉर्थ ईस्ट हो सकता है या नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। ये आपका अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी में आपको दक्षिणावर्त या वामावर्त भी कहते हैं। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि जैसे नॉर्थ है और ईस्ट है, इसके बीच में कितना 90 डिग्री का आपका एंगल है। फिर नॉर्थ और साउथ में 180 डिग्री का, फिर 270, 360 पूरा आपको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन देता है। सो घड़ी की दिशा में चलना, क्या अगर हम बोलते हैं घड़ी की दिशा, हिंदी में ये क्वेश्चन अगर आपको आता कि आपको बोला जाता कि घड़ी की दिशा में घूम रहा है, इसका मतलब क्लॉकवाइज है या दक्षिणावर्त है। और 45 डिग्री हो जाएगा आपका जब 90 डिग्री रहेगा उसके बीच में। वो सब आपको एंगल पूरा ध्यान रखना, क्योंकि वो आपको पूछता है कि इतने डिग्री आपको क्लॉकवाइज घूमा और इतने डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमा। तो आपको पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, कितना एंगल है, वो आपको सबको, और जैसे बोला गया वैसे आपको बस उसमें डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कीजिए और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा जो भी चीज़ आप इसमें डायग्राम जो आप बनाते हैं रफ वर्क में। सो ये है। अब नॉर्मल सा ट्रिक क्या है कि जैसे साउथ आप पढ़ा होगा आपने 11th 12th में भी रहता है कि ये साउथ आपको क्लॉकवाइज, साउथ से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे ट्रिक बताया है कि साउथ जैसे होता है ना, तो ये आपका ये जो ऊपर का भाग है वो नीचे से आएगा, फिर ये आपको पूरा घूमेगा। तो क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये याद करने का ट्रिक है। फिर डायरेक्शन से रिलेटेड ये तो हो गया। इससे एक और जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है डायरेक्शन से रिलेटेड, वो है कि आपको बोला जाता है कि ए या फिर किसी का नाम दे दिया जाएगा, रोहित है, कुछ भी है, वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। फिर वहाँ से राइट चलता है, 20 मीटर राइट चलता है, या फिर कुछ भी आपको लेफ़्ट में इतना 30 मीटर चलता है। तो उसमें आपको क्या करना, बस डायग्राम जो बोल रहा है वो बस उसको ड्रॉ करते जाइए। जैसे जैसे वो आपको बोलते जा रहा है वो ड्रॉ करते जाइए। 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान में रखना है। लेंथ ऑफ लाइन भी ध्यान में रखिए। जैसे मान लीजिए 20 मीटर बोला, फिर अगले बार में तो आपको 30 मीटर बोला, तो थोड़ा सा बड़ा सा लाइन बना लीजिए, तो उससे आपको एक थोड़ा सा क्लियर रहेगा। तो खुद को एज्यूम करके चलना है कि जैसे आपको बोला जा रहा है, वहाँ पे नाम दिया, लेकिन आप ऐसे आपको जैसे बोला जा रहा है इस डायरेक्शन में चलना है, ऐसे चलना है, वो आपको देखते जाना है। फिर लास्ट में क्या है, जो लास्ट शुरू का पॉइंट है उसको कुछ ए दे दीजिए, या फिर जो लास्ट में पहुँचता है वो बी दे दीजिए। वहाँ से डॉटेड लाइन बना लीजिए और उसके बाद आप वो जो डिस्टेंस है उसको पता कर सकते हैं। कई बार वो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उससे आपको निकालना होता है। अगर आपका ट्रायंगल शेप में वो लाइन बनता है तब आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं लेंथ, और आपको बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके। सो वो पूछा जा सकता है। सो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको, हालांकि क्वेश्चन नंबर में बहुत सारा हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे भी आपको दिख जाए वैसे आपको वहाँ पे क्वेश्चन डाल के कमेंट में बता दीजिएगा। सो इसमें क्वेश्चन है, इफ़ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम। सो आपको क्या है कि जो दक्षिण पूर्व है वो उत्तर बन जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट मीन्स आपका उत्तर, पूर्व बिकम्स वेस्ट पश्चिम बन जा रहा है। ऐसे ही तो आपका जो पश्चिम है वो किस दिशा में होगा। सो आपको ये बताना है, कमेंट करके आप बताइएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार मैं आपको टेस्ट में भी, क्विज़ में भी आपको दे चुका हूँ। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, आपको पूछा जाता है शैडो से रिलेटेड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ चुका है BHU में। तो आपको शैडो से रिलेटेड काफ़ी अच्छी ट्रिक मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या रहता है, 1 मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, एक पोल की तरफ वो उसका चेहरा था, वो खड़ा हुआ था। द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, वो सुबह उठा और वो एक पोल की तरफ या फिर एक खंबे की तरफ खड़ा हुआ था, उसकी तरफ अपना चेहरा करके, ठीक है। तो वो क्या देखता है कि उसका जो शैडो है, उसकी जो परछाई है उसके जस्ट राइट में है या
आप कह सकते हैं दाएं में है, तो वो किस डायरेक्शन में उसका चेहरा था, वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा था, ये आपको बताना होता है। सो ये डायग्राम के से आप देख सकते हैं, ईस्ट आपको दिख रहा है, ईस्ट सन इधर से आपका जो रोशनी आएगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका शैडो बनेगा, ये तो कंफर्म बात है। अब तो अगर आप ध्यान में रखिएगा कि आप जैसे ये पोल यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, तो आप अगर साउथ की तरफ फेस किए हुए हैं, यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ, अगर आप साउथ की तरफ फेस किए हुए हैं तो आपका वो राइट कहलाएगा जिधर शैडो बन रहा, क्योंकि शैडो हरदम आपका वेस्ट में ही बनेगा, पश्चिम में बनेगा, क्योंकि पूर्व से आपका रोशनी आ रहा है तो। और अगर आप नॉर्थ में है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे होंगे तो आपके लेफ़्ट में बनेगा। सो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है आपके लिए, नहीं तो अगर आप नहीं जानते हैं तो काफ़ी दिक्कत हो जाता है, समझ में नहीं आता है। सो डायरेक्टली आप अगर आपको बोला जा रहा है कि उसके शैडो उसके लेफ़्ट में बन रहा है, सनराइज हो रहा है तो उस टाइम पे शैडो लेफ़्ट में बन रहा है, तो आप सीधे बोल सकते हैं कि वो नॉर्थ फेसिंग है, या फिर पोल भी नॉर्थ की तरफ है, और ये आपका शैडो अगर राइट में बन रहा है तो साउथ फेसिंग है। सो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, इससे रिलेटेड। आप यहाँ से स्क्रॉल करके पीछे जाके देख सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, सारी चीज़ें ट्रिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। फिर तो इस पे आप क्वेश्चन आप ये कमेंट करके बताइएगा। रीना वॉकड फ्रॉम A to B इन द ईस्ट 10 feet, देन सी टर्न टू द राइट एंड वॉकड 3 feet, अगेन सी टर्न टू द राइट एंड वॉकड 14 feet, हाउ फार इज सी फ्रॉम A। ठीक है, तो रीना क्या है कि A to B इन द ईस्ट, A से B की तरफ जाती है पूर्व दिशा में 10 फीट, देन सी टर्न टू द राइट एंड वॉक 3 feet, वहाँ से दाएं मुड़ती है और फिर 3 feet चलती है, अगेन सी टर्न राइट, फिर दोबारा राइट वहाँ पे दाएं मुड़ती है और फिर 14 feet आगे चलती है। तो हाउ फार इज़ सी फ्रॉम, आपको बस डिस्टेंस बताना है कि वो अपने जो इनिशियल पॉइंट है शुरुआत से कितने दूर पे है। सो इसका ऑप्शन है आपके पास 4 feet, 5 feet, 24 feet और 27 feet। आप इसको सॉल्व करके बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी आपको यहाँ पे बताए गए हैं, इनको सॉल्व जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ मैन इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, ही टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब आपको वो दक्षिणावर्त या आप कह सकते हैं घड़ी की दिशा में वो 270 डिग्री घूमता है। पहले वो शुरुआत में ईस्ट की तरफ उसका फेस है या पूर्व की तरफ है। फाइनली ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और फिर वो उसके बाद वो आपका एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। विच डायरेक्शन इज़ फेसिंग, अब वो किस डायरेक्शन में उसका फेस है ये आपको बताना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका यहाँ पर मैंने अभी ये टॉपिक डायरेक्शन थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। सो सिटिंग अरेंजमेंट का डायरेक्ट फार्मूला आपको बताऊंगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आपको ये पहले से नहीं पता था तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है A इज़ 15 फ्रॉम लेफ्ट, या फिर कुछ भी आपको दिया गया एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ कि A इज़ मतलब कि किस भी जो 15th है, 16th है, कुछ भी है, लेफ़्ट से इतना है, और जो B है, या फिर कई बार ए ही जैसे एक ही नाम हो सकता है, जैसे सुनीता है तो वो ए से लेफ़्ट से इतना है और राइट से इतने प्लेस पर है, तो फिर उसमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्या है ये आप डायरेक्टली फार्मूला आपके पास है, टोटल इक्वल्स टू लेफ़्ट प्लस आर राइट -1। डायरेक्ट ये फार्मूला यूज किया जाए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्या है, जैसे 15th फ्रॉम लेफ़्ट है और 9th फ्रॉम राइट है, टोटल स्टूडेंट आपको पता करना है, ठीक है। तो बस L प्लस R 15 प्लस 9 लेफ़्ट और राइट -1, आपका ये 22 स्टूडेंट्स आपका टोटल आ जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला है, काफ़ी आपको हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट इज़ ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको अभी आके बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है जो मैं कई बार टेस्ट में दे चुका हूँ। अब ये इंपॉर्टेंट है। इन अ रो कुमार इज़ एट 7th फ्रॉम प्लेस फ्रॉम लेफ्ट एंड पवन इज़ एट 9th फ्रॉम राइट। अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्हेन दे इंटरचेंज कुमार बिकम्स 11th फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मैनी वर सीटेड इन द रो। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि कुमार जो है वो इनिशियली जो पहले क्या है वो 7th है आपके बाएं तरफ से एक लाइन में, और पवन जो है वो 9th है
आपके राइट साइड से 9वें स्थान पर है। अब वो इंटरचेंज कर लेते हैं, अपनी जगह चेंज कर ले रहे हैं, तो कुमार क्या हो जा रहा है कि लेफ़्ट से आपका बाएं से 11वें स्थान पर है। तो बताइए टोटल स्टूडेंट कितने वहाँ पर उस लाइन में बैठे हुए हैं। बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ आपको। इसमें वैसे तो आप डायग्राम ड्रॉ करके पता कर सकते हैं कि दोनों के बीच में कितने हैं, लेकिन आपको ये ट्रिक जो है काफ़ी हेल्प करेगी। टोटल क्या है, टोटल आपको स्टूडेंट पता करना है। बस आप ये कीजिए कि न्यू पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट, ठीक है, न्यू पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट प्लस अर्लियर पोजीशन ऑफ राइट -1। तो यहाँ पे क्या है कि पहले जो रो कुमार का क्या था 7th फ्रॉम लेफ़्ट था, वहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। निकालना हमको तो क्या करना है, जो कुमार का नया जो आपका पोजीशन है, जैसे 11th है यहाँ पे आया, जब वो इंटरचेंज कर लिया, वो वाला करना है जो लेफ़्ट से, ठीक है। और अर्लियर पोजीशन ऑफ राइट, मतलब जो बी है यहाँ पे कौन है, पवन है, उसका जो पहले से ही जो राइट वो 9th पोजीशन था, बस वो आपको यहाँ पे पुट करना है और -1 कर देना है। सो क्या हो जाएगा आपका 11 + 9 - 1, आपका 19 स्टूडेंट्स आ गया, क्लियरली आ गया, सीधे आ गया कि आपको, या तो आप डायरेक्ट ये लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कई गुना आसान है आपका ये। बस आपको नया जो पोजीशन आया लेफ़्ट से उसका जो स्टूडेंट है, और प्लस उसमें जो राइट से पहले जो दूसरे स्टूडेंट का आपका पोजीशन था -1 करना है। बस ये आपका 19 स्टूडेंट्स आ गया कि उस रो में, उस लाइन में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। सो बहुत ही हेल्पफुल होगा ये ट्रिक, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। अब एक क्वेश्चन जो अभी तक तो शायद इसमें बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, बट ये आपको इससे सीटिंग अरेंजमेंट में ही आता है, सर्कुलर डेस्क वाला। सर्कुलर डेस्क में क्या होता है कि आपको जैसे एक सर्कुलर, जैसे मीटिंग वगैरह होता है या फिर आप कहते हैं ग्रुप डिस्कशन में होता है, तो उसमें एक टेबल के चारों तरफ आपके स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं और सारे का फेस एक दूसरे की, मतलब सेंटर तरफ होता है, वो बीच की तरफ होता है, टेबल के बीच की तरफ होता है। तो उसमें आपको बस ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, अगर आपको ये दिख रहा होगा लेफ़्ट हैंड साइड में है आप बैठे हुए हैं, तो उसका राइट किधर होगा, वो नीचे की तरफ आपको पता चला, मतलब इधर दिख रहा है नीचे साइड, और लेफ़्ट जो है आप इधर साइड बैठे हुए हैं हमारे जो राइट में, तो उसका लेफ़्ट किधर होगा, ये आप अपने इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिएगा। तो और सारे का फेस क्या है, डेस्क की तरफ है। बस इसमें ये बताने की कोशिश की गई है जो एरो है कि आप कहीं पर बैठे हुए हैं तो आपका लेफ़्ट किधर होगा, आपका राइट किधर होगा। और एक क्वेश्चन और इसमें जो कन्फ्यूजिंग बात होती है कि नॉट जस्ट राइट, मतलब आपको बोला गया है कि ए इज़ नॉट जस्ट राइट टू बी। इसका मतलब है कि वो राइट में है, लेकिन उसके जो ए जो है बी के राइट में है, लेकिन एग्जैक्ट उसके राइट में नहीं है, उसके बीच में और कोई होगा, उसके बाद वो होगा, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, या फिर जस्ट राइट ये बोला जा सकता है आपको, बिल्कुल बगल में और बिल्कुल बगल में नहीं, ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये सर्कुलर डेस्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन अ रो ऑफ बॉयज़ इफ़ ए हु इज़ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज़ 9th फ्रॉम राइट इंटरचेंज देयर पोजीशंस। ये इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है जो डायरेक्ट मैंने आपको अभी ट्रिक बताई है। ए बिकम्स 15th फ्रॉम लेफ्ट, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द रो। बहुत जल्दी आप इसको बता सकते हैं कि इसमें कितना इसका आंसर होगा, 23, 22, 31 और 28। काफ़ी अच्छा ट्रिक मैंने आपको बताया है, उससे आप डायरेक्ट इसको बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट की ये क्वेश्चन हो गया। और एक और जो मैं आपको बताना चाह रहा था जो शुरू में था, ये आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें क्या था कि जैसे ए कोई भी हो सकता है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, 15 फ्रॉम द लेफ्ट, 9 फ्रॉम द राइट, और आपको ये बताया गया कि टोटल स्टूडेंट उस लाइन में कितने हैं, ठीक है। एंड सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन ए एंड बी। अब क्या है कि ए और बी के बीच में भी कुछ एक कोई सी है, ठीक है, और उसका आपको पोजीशन बताना है लेफ़्ट से। ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है। तो पहले आपको पता करना होगा कि ए और बी के बीच में कितने स्टूडेंट, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है माइनस आपका ये जो 15 जो लेफ़्ट से पहले जो कोई ए था, और जो बी था 9 था राइट से, उसका प्लस करके और जो टोटल स्टूडेंट उसे माइनस कर दीजिए। ये ए और बी के जो बीच में स्टूडेंट्स हैं वो पता चल गया आपको, और जो सी है वो आपको पता चल जाएगा अगर आपको ऐसे बोला जाता कि बिल्कुल उन दोनों के बीच में, ऐसा क्वेश्चन था कि उन दोनों के बीच में, मिडिल में, तो आपको ए का पोजीशन पता है लेफ़्ट से, और सी का भी पता है कि, और ये भी पता कि ए और बी के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो
और उसके मिडिल में कितना हो जाएगा उसका हाफ कर दीजिएगा और उसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा 15 प्लस जो भी वो मिडिल का पोजीशन आएगा, जितने स्टूडेंट्स हैं उसका हाफ करके प्लस कर दो 15 में, तो आपका वो जो सी होगा उसका आपका पोजीशन आ जाएगा। तो ये जो थे 3 टॉपिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको इसके क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जितने आपको हो सकें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से ही कांटेक्ट कीजिएगा। मेंटल एबिलिटी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 6264466090 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तीनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला था टाइम एंड वर्क। सो इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चंस हैं वो टेलीग्राम में आपको दे दिए जाएंगे क्विज़ के रूप में, आप उनको सॉल्व कीजिएगा और अपना प्रैक्टिस बिल्कुल बेस्ट कीजिए। आप बिल्कुल मेंटल एबिलिटी में आप 20 से ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे, तभी 20 क्या आपको मतलब कि 22, क्योंकि आपका फिर सब्जेक्ट मैटर करता है कि आप दूसरे सब्जेक्ट में कितना अच्छा कर पाए हैं। आपको पता है कि काफ़ी कंपटीशन है इसमें, 240 या फिर आपको मतलब जनरल कैटेगरी है तो ज़्यादा ही लाना होगा 240 से, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना क्वेश्चन प्लानिंग कर लीजिएगा। मेंटल एबिलिटी में जितना हो सके उतना ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए, और यही हमारी कोशिश भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कमेंट में एक चीज़ और आप बताइएगा कि और भी कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें हमको वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।